मुश्किलों से तब जाके हम छूटे हैं। बस मोदी सरकार का हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं, मेहरबानी। भारत सरकार जिंदाबाद। इंडिया लोग हमसे बहुत मदद किया, थैंक यू। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का काम और तेज हो गया है। न्यूज 18 के अमित सिंह की खबर है कि काबुल से 4 अलग अलग विमान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और इन 4 विमान के जरिए 146 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। जो विमान दिल्ली आए हैं उनमें कतर एयरवेज, इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा के विमान शामिल हैं। कतर एयरवेज के विमान से 30, विस्तारा के विमान से 104, एयर इंडिया के विमान से 1 और इंडिगो के विमान से 11 भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। तो देखिए किस तरह अब लगातार लोगों को वहां जो कि काबुल से पहुंचे हैं अभी इंडिया, क्या माहौल है अभी काबुल से? सर माहौल तो आप लोग देख ही रहे हो टीवी में, कितना बुरा हाल है। बस अब क्या बोलूं मैं आपको। बुरा मतलब किस तरीके से? तालिबान का ही कब्जा है अब चारों तरफ। क्या है आप वहाँ क्या करते थे? मैं यूएस एम्बेसी में था। यूएस एम्बेसी में थे तो आप वहाँ फंसे हुए थे? फंसे हम तो निकल गए थे सर। हाँ। यूएस एम्बेसी वालों के साथ निकल गए थे हम यहाँ कतर में। किस तरीके से वो दहशत फैला रहे हैं? अब उनका दहशत का तरीका तो वही है ना सर, उनका राज है, सब कुछ करेंगे वो लोग। 2 मिनट नहीं सर, प्लीज 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 सर। तो ये शख्स जो है ये काबुल से पहुंचे हैं इंडिया और इनका कहना है कि वहाँ तालिबान ने दहशत फैला रखा है और इसी वजह से जो है वो इंडिया किसी भी तरीके से वो पहुंच पाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हुए अमित, आपसे खौफ के मुंह से ये लोग निकल कर आ रहे हैं और चेहरे पर इनके खुशी खिल गई है। क्या कह रहे हैं जो लोग वहां से वतन वापसी जिनकी हो रही है? देखिए कुल 146 यात्री हैं जो कि चारों फ्लाइट से वो इस वक्त अपने वतन लौट चुके हैं और अगर ज़्यादातर बात करें तो 146 जो यात्री हैं इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो एम्बेसी का स्टाफ है, जो जिन्हें पहले ही 15 अगस्त या 14 अगस्त के दिन की रात को उनको यूएस ने उन्हें निकाल कर कतर में जाकर हॉल्ट किया था। वहाँ से इंडियन एम्बेसी जो अधिकारी थे उनसे संपर्क किया और उसके बाद उन्हें लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि 14 और 15 तारीख को भी वो दहशत देखा है उन्होंने। जब लोगों से बात किया मैंने तो लोगों ने साफ साफ कहा जिस तरीके से वहाँ पर जो अफगानी हैं वो जिस तरीके से दहशत में थे और जैसे ही ये खबर आई कि तालिबान जो है वो काबुल के में एंटर करने वाला है, उसके बाद जो दहशत फैला, जो जहाँ था वो उधर भागने के लिए निकल गया। बिल्कुल, यानी कि खुशी की लहर है और जिस तरह वो खौफ में थे वहाँ अफगानिस्तान में और अब यहाँ उनकी वतन वापसी हो गई है तो हर वो भारतीय खुश है जो वहाँ अफगानिस्तान में फंसा हुआ था। वहीं अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले सुनील और बलविंदर नाम के भारतीयों से भी न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की। बातचीत में दोनों ने बताया कि हर गुजरते दिन के साथ काबुल के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अफगानिस्तान से लगातार भारत लौट रहे लोग हैं हमारे साथ, यात्री हैं। क्या नाम है आपका और क्या वहाँ पर करते थे आप? मेरा नाम सुनील दाल है, मैं वहाँ पर शेफ था यूएस एम्बेसी में, वहाँ जॉब करता था मैं। तो किस तरह के हालात हैं अफगानिस्तान में? क्या जो वास्तव में भगदड़ मची हुई है वहाँ पर बताया जाए? देखो जब तक हम वहाँ थे अब हमें तो पता नहीं क्या, हम तो वहाँ से तालिबान का जब अटैक होने वाला था ऐसा था उससे पहले हम लोग जा चुके थे वहाँ से, क्योंकि 14 की रात को हम वहाँ से निकल गए थे। तो उसके बाद तो हमने न्यूज़ में देखा, हम लोग पर्सनली वहाँ जाके गए नहीं, देखा नहीं क्या है वो क्या रहा है। दोस्त लोग हमारे उनसे कॉन्टैक्ट किया था हमने, तो उन्होंने बोला कि बाहर का सिचुएशन थोड़ा सही नहीं है, क्या नाम है, अच्छा हुआ आप लोग मतलब टाइम से निकल गए। वो तो किस तरह से वहाँ से निकाले गए? ये यूएस आर्मी ने निकाले या किसी और भारत सरकार के माध्यम से निकले? यूएस आर्मी थी वहाँ पे, उन्होंने उनके जो C-117 था उनसे हम निकले कतर के लिए गए थे, वहाँ पे उनका एयरबेस था, वहाँ पे हम लोग कुछ स्टे किया था। कितने लोग थे जो वहाँ एम्बेसी में काम करते थे? अप्रोक्सीमेट 300 से ज़्यादा ही थे। अभी लोग फंसे हुए हैं? सब आ गए, सब आने वाले पीछे खड़े सब लोग। तो कोई प्रॉब्लम हुई आने जाने में? जिस तरह से कुछ नहीं, सब नॉर्मल था, इजी था, लीगली था। मतलब वहाँ पे इंडियन एम्बेसी थी कतर में, उन्होंने हमको पूरा सपोर्ट किया। यहाँ पर किस तरह का कोई प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया गया? बस कोविड था उसके चक्कर में थोड़ा 6 घंटे हम लोग को वेट करना पड़ा, अदर देन सब ठीक ठाक था। तो भारत सरकार की तरफ से कोई संपर्क आप लोगों से किया गया? नहीं, हमें तो करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि हमने जब वहाँ जो कतर में जो हमारे एम्बेसी थे उन्होंने इंडियन एम्बेसी से बात करी, उसके बाद उन्होंने एम्बेसी के थ्रू सारा काम हो गया, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वो लोग हमारी बात सुनते नहीं, हम लोग डेफिनेटली इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट से बात करते या कुछ दूसरा एक्शन लेते, पर ऐसा कुछ बोला नहीं। कुछ ऐसे लोग भी जो आपके संपर्क के हैं, आपके साथ पहचान वाले जो वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, आपकी उनसे बात? नहीं, हमारा जो ऑल जो स्टाफ था, कलीग्स थे, वो सब है, वो सब आने वाले हैं, सब निकल गए। हमारे साथ एक और यात्री हैं जो अफगानिस्तान से लौटे हैं। आप कहाँ काम करते थे अफगानिस्तान में और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बलविंदर कुमार है और मैं हिमाचल का हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऊना से। तो मेरे साथ भी अभी काफ़ी बंदे आए हैं
तो हम लोग भी 15 तारीख को वहाँ पे पता चला था कि ऐसे ऐसे हो गया है, तालिबान ने जो हमला कर दिया है। 15 तारीख को हमें निकाल लिया गया था उधर से। कहाँ काम करते थे आप अफगानिस्तान में? यूएस एम्बेसी में करते थे, काबुल। यूएस एम्बेसी में? जी। तो क्या काम करते थे आप वहाँ पर? हम कैटरिंग का काम करते थे। कितने लोग थे भारतीय वहाँ पर? वहाँ पे तो कम से कम 200 के करीब था। तो किस तरह के हालात थे जब आपको वहाँ से निकाला गया और किस तरह से निकाला गया? सर जब तक हम वहाँ से निकले थे तब तक तो बाहर में पता चला था कि ऐसे ऐसे होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती थी। तो जैसे ही कुछ पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो वैसे यूएस आर्मी ने हमें वहाँ से निकाल दिया। यूएस आर्मी ने आपको कब निकाला और कहाँ रखा फिर निकालने के बाद? हमें सीधा कतर लेके गए थे, दोहा कतर में जो आर्मी कैंप है उनका, वहाँ पे ले जाया गया। और यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, आपने वहां पर कई लोगों से बात भी की, लोगों के चेहरे पर एक सुकून जरूर है, लेकिन अभी भी वहां पर कई ऐसे भारतीय अफगानिस्तान में जो फंसे हुए हैं, क्या किसी बात का अंदाजा है कि अभी कितने भारतीय वहां पर फंसे हो सकते हैं? देखो, जाहिर है जो लोग वापस आते हैं अपने वतन की सरजमीं पर, तो एक चेहरे पर खुशी, एक चेहरे पर संतोष के भाव तो साफ तौर पर दिखाई देते हैं। और आज जो 4 विमानों से जो लोग भारतीय वापस आए हैं, वो ज़्यादातर उसमें से यूएस एम्बेसी जो काबुल में थी वहाँ पर काम करते थे। उनको हालांकि जो बवाल हुआ, जो तालिबान का कब्जा हुआ, उससे पहले उनको यूएस आर्मी ने निकाल कर कतर पहुँचा दिया गया था। कतर में जो उनका बेस है वहाँ पर उनको रखा गया था और इंडियन एम्बेसी की सहायता से उनको वापस आज भारत लाया गया है। तो वो चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन जहाँ तक अभी तक और लोगों के फंसे होने की बात है, तो जो एम्बेसीज वगैरह में काम करते थे वो लोग तो पूरी तरह से वापस आ गए, लेकिन जो वहाँ दूसरी जगहों पर जॉब करते थे या जो इनका छोटा मोटा बिजनेस वहाँ पर था, उनमें से अभी भी कई लोगों के फंसे होने की खबर है। और लगातार भारत सरकार अपने कूटनीतिक चैनल्स के थ्रू, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू उन लोगों के संपर्क में है और कोशिश कर रही है कि उनको भी सुरक्षित लाया जाए, क्योंकि भारत सरकार का पूरा जोर इसी बात पर है कि किसी भी भारतीय को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अगर वो कहीं फंसे हुए हैं तो उनको बातचीत करके और जो हर संभव मदद हो सकती है वो मुहैया कराकर उनको जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी कराई जाए। जी बिल्कुल, कई भारतीय नागरिक वतन वापस लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो अफगानिस्तान में हैं और जिनकी मदद के लिए भारत सरकार ने एक नंबर भी जारी किया है। वहीं काबुल के अमेरिकी दूतावास में काम करने वाले एक और भारतीय से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने काबुल में तालिबान के घुसने के बाद की पूरी कहानी बताई। यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं जो कि काबुल से इंडिया पहुँचे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताओ मुझे। तबीवर सरदार। क्या करते थे आप काबुल में? मैं काबुल में यूएस एम्बेसी में आर्मी को फूड सप्लाई में काम करता था, कैटरिंग कंपनी में। कैटरिंग का काम करते थे। तो आप कब काबुल से निकल के दोहा या कतर पहुँचे? मैं 15 अगस्त को निकल गया था, उधर एंट्री किया था। कैसे निकले थे आप? वो यूएस आर्मी का वो जो फ्लाइट था ना, वो फ्लाइट में ही निकला था। इंडियन एम्बेसी आपको कितनी मदद की? इंडियन एम्बेसी मदद 3 नाइट किया है। 3 नाइट हम लोगों के साथ था। उधर जो बंदा काम करता है, 2-4 लड़का था, एक सरदार था। मतलब काफी मदद की है। हाँ, वहाँ के काफी हालात मदद किया। क्योंकि आप 15 अगस्त को वहाँ से निकले, हालात बताइए किस तरीके के हालात थे वहाँ पे? वहाँ पे देखिए, जब ये तालिबान अंदर घुसा तब से पूरा रोड बंद है। जब रोड क्लोज हो जाएगा तो बंदा बाहर नहीं निकल सकता है, घर में रहना पड़ेगा। अभी तो जब घर में रहेगा तो उनको खाना पीना सबका प्रॉब्लम तो होगा ही ना। यही सिचुएशन, और कुछ नहीं है। और उधर का ज़्यादा बंदा जो नागरिक है डरता है ज़्यादा तालिबान को, यही प्रॉब्लम है। आप लोग निकले कैसे? एम्बेसी से जो एयरपोर्ट गए? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था पूरा। एम्बेसी, हमारा जो इंडियन एम्बेसी ना, वो 1 महीना पहले हम लोगों को मैसेज भेज दिया था जो काबुल के अंदर कितना बंदा काम कर रहे हो, इधर एंट्री करो। ऑलरेडी सब इन्फॉर्मेशन रहता है हमारा इंडियन एम्बेसी में, और हम यूएस एम्बेसी में था काबुल में। तो आर्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था हम लोग उधर से निकालने का सेफली वहाँ पे। तो हमारा सेफली वहाँ पे निकाल दिया उन लोग को पता था कल ऐसा होने वाला है, इतने तक इधर तक आने वाला है, तो आज रात को इन लोगों को निकाल दो। तो पूरा रात के अंदर निकल दिया था सब। तो जिस तरीके से एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही थी, ट्रैफिक जाम की तस्वीरें, लोग डरे हुए हैं, हर कोई वहाँ से पलायन कर रहा है, क्या स्थिति? वो तो पहले अभी भी है, डरा हुआ है, क्योंकि बाहर कोई निकल नहीं सकता है, इसलिए बात चल रहा है। जो तालिबान है, गवर्नमेंट तो चला गया, तो अभी जितना बंदा है उधर बात चल रहा है। तो एक्चुअली यूएस आर्मी बोला जो हम लोग जितना दूसरा कंट्री का है, जो ऑस्ट्रेलिया का भी भेजा आर्मी, उधर की ऑस्ट्रेलिया के कुछ आर्मी था उधर, तो बोला हम लोग ये सब सेफली लेके जाएगा, उसके बाद जो भी करना करो। हम लोगों को टाइम देना पड़ेगा, इतना दिन जितना बांधा है पूरा सबको निकल के हम लोग निकल जाएंगे।
और अमित सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। अमित, देखिए लोगों के चेहरे पर खुशी है, एक मुस्कान है, एक सुकून है, एक संतोष दिख रहा है और यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी भारत सरकार की भी, क्योंकि बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी वो लगातार निभा रहे हैं। भारत सरकार लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और जैसे ही भारत सरकार को मालूम चला, जैसे ही सबसे पहले तो जैसे ही यूएस ने अनाउंस किया कि वो अपने आर्मी जो है वो अफगानिस्तान से हटाएंगे, उसके बाद ही इंडियन एम्बेसी के अधिकारी जो थे वो लगातार जो लोग काबुल में काम कर रहे थे उनका डिटेल नोट लेना शुरू किया कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। उसके बाद सबकी लिस्ट बनाई गई और उसके बाद जैसे ही हालात ख़राब होने लगे उसके बाद 14 अगस्त की रात, 15 अगस्त की रात को सभी को लेकर कतर लेकर आया गया। मैं एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए सभी जो 146 यात्री हैं जो 4 अलग अलग फ्लाइट से पहुंचे हुए हैं, इंडिया पहुंचे, वो सभी जो है इस वक्त एयरपोर्ट के अंदर है और किसी भी वक्त जैसे ही उनका कोरोना प्रोटोकॉल, इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियर हो रहा है उसके बाद वो सीधे इसी रास्ते से होकर इसी रास्ते से होकर वो बाहर निकल रहे हैं। और जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं, जब उनसे हमारी बातचीत होती है तो वो साफ साफ कहते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो कतर में इंडियन एम्बेसी हो या काबुल में जो इंडियन एम्बेसी थी, तो जो अभी यानी कि लगातार उनकी मदद की जा रही है और भारत सरकार भी लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगी हुई है। वो संपर्क कर रही है उन लोगों से जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान से जो लोग भारत लौट रहे हैं वो वहां किस कदर खौफ के साए में जी रहे थे, इसका दर्द यहां साफ नजर आ रहा है। झारखंड के बोकारो के रहने वाले बबलू कुमार का विमान जब रांची पहुंचा तो उनका दर्द छलक उठा। देश की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और सही सलामत वतन लौटने पर शुक्रिया अदा किया। बबलू कुमार ने उम्मीद जताई कि वहां फंसे दूसरे भारतीयों को भी केंद्र सरकार जल्द से जल्द वहां से सुरक्षित निकाल लाएगी। बबलू कुमार अफगानिस्तान में एक निजी कंपनी में 2018 से काम कर रहे थे। एक रोज पहले काबुल से वायुसेना और एयर इंडिया के 3 अलग अलग विमानों से वहां फंसे 390 लोगों को निकाला गया था। एयर इंडिया का एक विमान काबुल से दोहा के रास्ते होते 135 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा था। इसी तरह दुशांबे के रास्ते 87 भारतीयों को निकाला गया था। इसके बाद काबुल से वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान से 168 लोग हिंडन एयरबेस पहुंचे थे। इनमें 107 भारतीय और 24 अफगान सिख थे। इसी से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितना सुकून है लोगों के चेहरे पर, खुश है वो अपने वतन वापस लौटने के बाद। यतेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा, उस पर आखिर कितने फोन कॉल्स आ रहे हैं अफगानिस्तान में और क्या अभी भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं? किस तरह मदद पहुंचाई जा रही है उन लोगों को? देखिए, बिल्कुल जो भारतीय दूतावास के द्वारा और जो मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो नंबर जारी किया गया उस पर लगातार कॉलें आ रही हैं और जो आंकड़ा है वो करीबन 2000 से ज़्यादा का है कि 2000 से ज़्यादा कॉलें उस नंबर पर अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं और उसके आधार पर लगातार भारत सरकार अलग अलग लोगों से अलग अलग स्तर पर बातचीत करके उन लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। कि कोशिश यही है कि जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि तालिबान का जो क्रूर इतिहास रहा है, जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, वो सबके सामने आया। हालांकि तालिबान लगातार दावा तो कर रहा है कि वो पहले वाला तालिबान नहीं है, वो बदल चुका है, लेकिन उस पर कितना विश्वास करना होगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो दहशत में है उसके इतिहास को देखते हुए और उसकी जो स्थितियाँ फिलहाल काबुल को उसको देखते हुए काफ़ी दहशत में है। तो ऐसे में जब भारतीय दूतावास या भारत सरकार की तरफ से कोई भी उनसे संपर्क होता है तो कहीं ना कहीं एक संतोष उनको होता है और जब वो वापस सरजमी पर आ जाते हैं तो चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। लेकिन अभी तक जहाँ तक हेल्पलाइन की बात है तो हेल्पलाइन लगातार काम कर रही है, लगातार उस पर कॉल आ रहे हैं और उस कॉल के आधार पर भारत सरकार कोशिश कर रही है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लेकर आए। और अभी भी कई ऐसे नागरिक हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश में है भारत सरकार। काबुल से वायुसेना का जो विमान हिंडन एयरबेस पहुंचा था उसमें 24 अफगान सिख थे। इसके अलावा विमान से वहां की एक महिला सांसद अनारकली और सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी काबुल से भारत पहुंचे थे। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद नरेंद्र सिंह खालसा ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। इस दौरान वो मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक भी हो गए। ये तो मुझे रोना था। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। अफगानिस्तान के लिए कोई दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर,
सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते। और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हालात बद से बदतर हो चले हैं। दिन हो रात हर वक्त वहां से निकलने के लिए आम अफगानी नागरिकों की भारी भीड़ जुटी रहती है। लोग अपने मासूम बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर इस उम्मीद में खड़े हैं कि वो किसी तरह से काबुल से निकल जाएं। इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में रात के वक्त काबुल एयरपोर्ट के बाहर उन लोगों की है जो तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर दिन के वक्त काबुल एयरपोर्ट के बाहर की है, जहां हजारों अफगानी नागरिक एयरपोर्ट के अंदर घुसने के लिए वहां मौजूद सुरक्षा बल के जवानों को अपने कागजात दिखा रहे हैं। और दोनों तस्वीरों के जरिए आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां अफगानिस्तान में किस तरह के हालात हैं। अफगानिस्तान के बिगड़े हालात पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर सामने आए। उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर चिंता जताई और वहां के बिगड़ते हालात पर नजर बनाए रखने की बात कही। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को चुनौती बताया। इस दौरान जो बाइडेन ने यह भी कहा कि तालिबान के कब्जे के बाद ISIS का खतरा और बढ़ जाएगा, जो आने वाले समय में एक चुनौती होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालने में अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ेगा। Our first priority in Kabul is getting American citizens out of the country as quickly and as safely as possible. Every day we have troops on the ground. These troops and innocent civilians at the airport face the risk of attack from ISIS-K from a distance. Working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अहमद मसूद ने तालिबान को चेतावनी दी है कि वो तालिबान को कड़ा जवाब देंगे। पंजशीर प्रांत की तरफ से तालिबान को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए पंजशीर प्रांत के लोगों ने कुछ घंटे की मोहलत दी है और उनके समर्पण ना करने पर तालिबान पर हमले की धमकी भी डाली है। और इस बीच खबर आई है कि कुंदुज के तालिबान के गवर्नर और बगलान में तालिबान के डिप्टी गवर्नर ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है। पंजशीर प्रांत के ट्वीट के मुताबिक दोनों ने बगलान प्रांत में सरेंडर किया। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच काबुल से एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें एक बच्चा तालिबान का झंडा बेचने के लिए ले जाता हुआ नजर आया। तस्वीर में बेहद कम उम्र का बच्चा अपने कंधे पर तालिबान के 2-3 झंडे उठाकर चलता हुआ नजर आया। इस दौरान आसपास का पूरा इलाका सुनसान दिखाई दिया। वहीं बच्चे के चेहरे पर किसी तरह का कोई खौफ नहीं दिखा। जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। केंद्र पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि अब देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। विपक्ष के अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी ये मांग उठाने लगी हैं। अब इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात होने जा रही है। इसके लिए वो दिल्ली में है। 10 दलों का प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होगा। नीतीश कुमार के साथ नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी सुबह 11 बजे PM मोदी से मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकात ज्यादा मायने इसलिए रखती है क्योंकि इस बैठक में तेजस्वी यादव से लेकर VIP के मुखिया और मंत्री मुकेश सहनी तक सभी शामिल होने वाले हैं। नीतीश कुमार पहले भी इस मुद्दे पर PM को चिट्ठी लिख चुके हैं। जनगणना के मसले पे कल महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, तो क्या क्या मसलों पे बातचीत होगी? कल तो बातचीत होगी, इसी के लिए तो समय हम लोगों ने पत्र लिख करके मांगा था, तो उन्होंने समय दिया है। और समझ लीजिए कि हम लोगों के यहाँ के कुल मिलाकर के जो भी विधान सभा में, विधान परिषद में जो 10 पार्टियां हैं, सभी के एक रिप्रेजेंटेटिव कल एक साथ मिलने वाले हैं। कल 11 लोग मिलेंगे, हमारे साथ 10 लोग मिलेंगे।
हमारे साथ में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा हैं। अजीत जी, जो मुलाकात प्रधानमंत्री से आप लोगों की होने वाली है, तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा हुए हैं दिल्ली में, मुख्यमंत्री की अगुवाई में मुलाकात होगी, तो ये इसके पीछे वजह क्या क्या डिमांड करते हैं आप लोग, क्या रीजन है? देखिए, ऐसा है कि ये सदन में 2019 और 2020 में ये पारित हुआ था कि हम लोग जाति जनगणना कराएं ताकि लोगों को सही रूप से रोजगार मिल सके। जाति जनगणना का मतलब ये है कि चाहे वो समान वर्ग के लोग हों, पिछड़े जाति के हों, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हो, मतलब सभी लोगों की कितने संख्या में लोग हैं उसके क्या गिनती होने से, जाति जनगणना होने से क्या होगा कि आप जैसे कि मान लो कि 100 सीट सरकारी नौकरी चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, मेरा डिमांड ये हम लोग का है कि 50% आपको देना चाहिए जो कि क्रीमी लेयर में, और 50% देना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर में। और जब आप जाति जनगणना कर लेंगे तो ये जब कर देंगे तो द्वेष समाज में नहीं होगा। और दिल्ली से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आज बैठक होने वाली है, मुलाकात होगी, 10 प्रतिनिधि मंडल जो है, 10 दलों के प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। ये 10 प्रतिनिधि कौन कौन होने वाले हैं? देखिए, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है इसमें। जेडीयू की तरफ से तो जेडीयू के प्रतिनिधि विजय चौधरी होंगे, मुख्यमंत्री तो नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रतिनिधि मंडल का, खुद भी वो जेडीयू से हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम, वीआईपी, इसके अलावा तमाम जो पार्टियां हैं विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व करती हैं, बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष का, आरजेडी की तरफ से खुद तेजस्वी यादव होंगे, कांग्रेस की तरफ से विधायक दल के नेता अजीत शर्मा इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल इसमें शामिल होंगे और यही मांग की जाएगी कि जातिगत आधारित जनगणना जो है उसको लागू किया जाए, जातिगत आधारित जनगणना करवाई जाए। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें भी प्रस्ताव पारित किया गया था कि वो लोग मिलेंगे प्रधानमंत्री से, और उससे पहले तमाम प्रतिनिधि मंडल ने, विपक्ष के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था जातिगत जनगणना के लिए। तो आज का जो प्रतिनिधि मंडल मिलेगा जिसमें बिहार के तमाम दलों के नेता शामिल रहेंगे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनकी मांग यही रहेगी कि जातिगत जनगणना करवाई जाए ताकि जो समाज में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व है उसका पता चल सके और विकास योजनाओं के साथ साथ नौकरी में उसका इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए। इसी बीच बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्वीट किया, बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं रही। उन्होंने ऐसा लिखा, और इसलिए हम इस मुद्दे पर विधानसभा और विधान परिषद में पारित प्रस्ताव का हिस्सा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले बिहार के प्रतिनिधि मंडल में भी बीजेपी शामिल है। ये ट्वीट किया गया है सुशील मोदी का। ये मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं बिहार प्रदेश में, जाति से ऊपर उठ करके उन्होंने विकास का मुद्दा बनाया। जैसे ईबीसी हो, ओबीसी हो, महिला हो, तमाम लोगों को जो प्रवर्ती सरकार में सम्मान नहीं मिलता था, विकास के रास्ते पर लोग नहीं आते थे, वैसे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए छोटी छोटी जातियों को उन्होंने लाया है। देश के प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिला है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय लेंगे हम सबका वो मान्य होगा। और नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आज मुलाकात तो होने वाली है, लेकिन देखिए नीतीश कुमार तो उसमें शामिल होंगे ही। 10 दल हैं जिसमें जो विरोधी है नीतीश के, तेजस्वी और जीतन राम मांझी, वो भी सामने आएंगे, वो भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मायने हैं कि बिहार की तमाम राजनीतिक दल जो है वो चाहते हैं, बिहार की राजनीति को ये सूट करता है कि जातिगत जनगणना हो तमाम राजनीतिक दलों की राजनीति को। इसलिए पक्ष हो या विपक्ष, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल इसमें हिस्सा ले रहे, और कोशिश यही है कि कोई भी ऐसा ना दिखे ताकि वो ये विरोध करता हुआ दिखे कि वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है। आपने सुशील मोदी के ट्वीट का अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी भी इसका हिस्सा होना चाहते, भारतीय जनता पार्टी इसके समर्थन में। देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार क्या फैसला करती है, क्योंकि जातिगत जनगणना या जातिगत राजनीति की बात करें तो कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो अपने आप को खिलाफ दिखे इसके, लेकिन तय करना होगा केंद्र सरकार को। आज जो प्रतिनिधि मंडल है, कह सकते हैं बिहार का प्रतिनिधि मंडल है, क्योंकि बिहार के तमाम राजनीतिक दल इसमें हिस्सा ले रहे। प्रधानमंत्री से यही मांग करेंगे कि जो जनगणना हो उसमें जातिगत जनगणना को भी शामिल किया जाए। पहले इस पर राजनीति लगातार होती रही है, देखना होगा कि इस मांग के बाद लगातार राजनीति होती रही है, लेकिन अब दबाव बनाने की कोशिश जरूर है यहाँ पर और दलों की। वहीं 10
10 दलों का जो प्रतिनिधिमंडल आज पीएम से मिलने वाला है उसमें सीपीआई के सूर्यकांत पासवान भी शामिल हैं। सूर्यकांत पासवान का दावा है कि इससे समाज के निचले पायदान पर रहे लोगों को फायदा मिलेगा। हमारे साथ में सीपीआई नेता सूर्यकांत पासवान है। पासवान, ये बताइए कि जो जातीय जनगणना की मांग आप लोग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, उसके पीछे अगर हम 2-3 रीजन पूछें तो क्या है? जब सदन चल रहा था पिछले दिनों, तो हम तमाम विपक्ष के लोगों ने, ये बहुत जोरों से चर्चा हो रही है शुरू से ही, तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी से मिल करके उनसे कहा जो हम लोग जातीय जनगणना के लिए क्यों नहीं प्रधानमंत्री से एक डेलीगेट विपक्ष के लोग आपके नेतृत्व में मिलें। तो एक लिखित हम लोगों ने दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी कर लिया और प्रधानमंत्री को लिखित दिया, और हम लोग आए हैं माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? आज सरकार कह रही है जो हम सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं उनके कल्याण की बात हम कर रहे हैं। तो हम लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि बहुत पहले हम लोगों को याद भी नहीं है, जातिगत जनगणना की चर्चा हमारे दल के लोग नेताओं ने किया और आज तक नहीं हो पाया। अब क्या बात है जो सरकार के पक्ष के लोग इसको नहीं करवाना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं जो ये जनगणना होगी तो हमारे जो सबसे निचले पायदान पर लोग हैं, जो दबे कुचले हैं, जो दलित अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको काम करवाने में हम लोग उनके हित में जो काम सरकार कर रही है, जो हम कर रहे हैं, तो परसेंटेज क्या काम हो रहा है वो काम सामने आ जाएगा। और नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, कई सारे दल हैं, अब आज आपस में मिलेंगे, मुलाकात होगी, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का रुख क्या है पूरी जातिगत जनगणना को लेकर? देखिए, अब अभी बीजेपी के इस प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं, वो भी जाएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले सुशील मोदी ने ट्वीट किया, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पे आधिकारिक तौर पे कोई फैसला नहीं लिया। ये तमाम प्रतिनिधिमंडल लगातार ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जनगणना होनी है, जो 10 साल में जनगणना होती है। अगर केंद्र सरकार ये फैसला करती है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो फिर इन तमाम जो राजनीतिक दलों ने मांग की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, क्योंकि बिहार में इनकी राजनीति को सूट करता है, बीजेपी को ये तय करना होगा कि जातिगत जनगणना के वो पक्ष में है कि नहीं। अगर करवाना है तो क्या उसका कंटूर्स होगा, यानी कैसे, क्या पैरामीटर्स होंगे, ये तमाम चीजें उनको तय करना होगा। अंतिम तौर पे सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल जरूर है, लेकिन केंद्र सरकार क्या करेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए। वहीं AIMIM के अख्तरुल ईमान का कहना है कि जातिगत जनगणना से मिले आंकड़ों से फ्यूचर प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में भी मदद मिलेगी। AIMIM के नेता अख्तरुल ईमान है। सब ये बताइए कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए आप खासकर बिहार के जो नेता हैं, तमाम पार्टियों के लोग जो मिलने के लिए आए हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद तो जातीय जनगणना है जो डिमांड करने के लिए, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है? मकसद साफ है कि जाति आधारित जनगणना हो और OBC की गिनती निकाली जाए। पहले बुनियादी तौर पर बेसिकली इस बात को तय कीजिए कि सेंसस है क्यों। सेंसस सिर्फ वो पॉपुलेशन ग्रोथ को जानने के लिए नहीं है कि मेरी आबादी 10 साल पहले कितनी थी, आज कितनी हो गई है, बल्कि सामाजिक, उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन भी उससे होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि OBC की आबादी कितनी है इसकी जानकारी पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के लिए भी ज़रूरी है। और ख़ास करके इस अपने देश में दलितों के, पिछड़ों के दर्द की बात हर नेता मंच पे आके करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि बिहार से अगर ये आवाज़ उठी है तो जनाब नीतीश कुमार साहब, मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं कि जनता चाहती है, देश चाहता है और OBC की आबादी चाहती है कि मेरी गणना हो। नीरज जुड़े हुए हमारे साथ। नीरज, अब देखिए जितनी भी पार्टियां हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वहीं HAM पार्टी के जीतन राम मांझी भी प्रतिनिधिमंडल के साथ PM से मिलने जा रहे हैं। आइए सुनाते हैं कि जातिगत जनगणना पर जीतन राम मांझी का क्या कहना है।
किसी जिला का, किसी राज्य का जो भी योजना बनती है उसके ये जो है जनसंख्या है उसके आलोक में बनती है। और जब वहाँ बनती है तो जातिगत भी हिसाब देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, कौन परिवार जो है गरीब है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगा। इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं और उसके लिए योजना बजट में प्रोविज़न किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भेदभाव होता है जाति जनगणना कराने से, तब तो धर्म की गिनती नहीं करानी चाहिए, क्योंकि धर्म में भी जो है भेदभाव होगा, उससे पैदा होगा। तब तो भाई अमीर और गरीब, क्योंकि अमीर जो है लगभग जो है 11% के पास जो है 90% जो है लैंड होल्डिंग है इस देश में, और 90% के पास जो है तकरीबन जो है 9% ही है। तो अगर ऐसा होगा तो अमीर और गरीब में भी तनाव होगा, लेकिन आंकड़ा तो हमारे सामने है, ऐसा कभी तनाव की परिस्थिति तो आई नहीं है, बल्कि यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। और उस हिसाब से अभी कानून बनाया गया, स्टेट को छोड़ दिया गया है कि कौन सी ओबीसी स्टेट तय करेगा कि कौन सी जाति को ओबीसी में डालना है, इन व्हाट बेस। तो आपके पास जब आंकड़े सामने होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि भाई कौन सी जात को जो है ओबीसी में डालना है, ईबीसी में डालना है, या गरीब है, आर्थिक शैक्षणिक तौर पे भी होता है काउंटिंग। तो इसमें कोई अलग से खर्चे की भी बात नहीं है। जब धर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। मतलब क्या रुक क्यों रहे वो लोग, क्या लगता है? अब रुका गया है, पार्लियामेंट में 2 बारी सवाल पूछा गया है इसी मानसून सत्र में, तो साफ तौर पे केंद्र सरकार ने मना किया, लेकिन ये आज नहीं। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार बुलंदशहर के नरोरा राजघाट पर होगा। अलीगढ़ से कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलीगढ़ में मौजूद हैं। इससे पहले कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ से अलीगढ़ के लिए अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया और वहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा उनके पैतृक गांव अतरौली होते हुए बुलंदशहर के नरोरा राजघाट दोपहर तक पहुंचेगी। और अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, नरोरा अब उनकी जो ये अंतिम यात्रा है पहुंचेगी, अभी फिलहाल क्या तैयारी है वहां पर? देखिए बिल्कुल शिवानी, कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो कल ही अलीगढ़ के स्टेडियम पहुंचा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सब कुछ जो हो रहा है। और मुख्यमंत्री को चाहे लखनऊ में कल्याण सिंह का आवास हो, पीजीआई हो, बीजेपी दफ्तर हो, विधान भवन हो और पीएम मोदी का आगमन हो, हर जगह वो मौजूद रहे और पूरी कमान अपनी को संभाली। कई सारे मंत्रियों को उन्होंने लगाया और आज जो है नरोरा घाट है, जो गंगा का तट है, वहां पर राजघाट पर इनको अंतिम विदाई जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा इनका। और जो इसके साथ ही कई राज्यों के जो राज्यपाल या मुख्यमंत्री वहां मौजूद होंगे, पुष्कर सिंह धामी होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के कई केंद्रीय मंत्री, जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद होंगे, सीएम योगी मौजूद होंगे और कहा जा रहा है कि केंद्र के कई बड़े नेता भी मौजूद होंगे। अमित शाह के भी आने की बात है, हालांकि अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वो कितने बजे आएंगे, लेकिन 2 से 3 बजे के बाद जो नरोरा स्थित घाट है, गंगा तट है, राजघाट, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान भी किया गया है कि जो अलीगढ़ का जो हवाई पट्टी है, जो एयरपोर्ट है, उसका नाम कल्याण सिंह के नाम से रखा जाएगा। यानी सरकार एक के बाद एक योजनाओं का भी शिलान्यास कर रही है और 5 जिलों में सड़कें भी कल्याण सिंह के नाम पर होगी और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जाने वाली सड़क का नाम भी कल्याण सिंह के नाम पर होगा। बिल्कुल, आप बने रहिए अजीत। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर राज्य के 5 जिलों में एक सड़क का नाम रखा जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है।